नमस्कार, मैं मूल आशा आपके अपने YouTube चैनल गजब इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। आजकल एक कानून काफ़ी चर्चा में है। इस कानून के तहत सरकार एक्टिविस्टों एवं पत्रकारों की गिरफ्तारी कर रही है, जिस कारण यह कानून काफ़ी विवादों में है। यह कानून हमेशा से ही विवादों में रहा है। एक्टिविस्ट इसे सरकार का क्रूर हथियार बताते हैं। यह कानून है यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम। यहाँ पर गैर कानूनी गतिविधियों से तात्पर्य ऐसी कार्यवाहियों से है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देता हो। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएपीए कानून है क्या, विवादों में क्यों है और इसे लोकतंत्र विरोधी क्यों बताया जाता है। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। जहां एक ओर पूरे देश में लॉकडाउन है तो वहीं दूसरी ओर सरकार इस कानून के तहत पत्रकारों एवं एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी कर रही है। अब हम ऐसे ही कुछ पत्रकारों एवं एक्टिविस्टों की बात करेंगे जिनकी सरकार ने इस कानून के तहत गिरफ्तारी की है। फरवरी में हुए दिल्ली दंगों के मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया की एमफिल की छात्रा सफूरा जरगर, जामिया के पीएचडी छात्र मीरान हैदर, जामिया एल्युमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफा उर रहमान के अलावा 10 और लोगों को देश के सबसे कठोर कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। पत्रकारों के खिलाफ लगातार होती कार्रवाइयों के बीच अभी कुछ दिनों पहले कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट मसरत जहरा पर भी इस कानून के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मसरत जहरा के खिलाफ सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी तस्वीरें अपलोड करने के लिए गैर कानूनी गतिविधि यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। जहरा कश्मीर की दूसरी पत्रकार हैं जिनके खिलाफ कठोर यूएपीए कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। इस कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जांच के आधार पर उसे आतंकवादी घोषित कर मुकदमा चला सकती है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को 7 साल तक की जेल हो सकती है। इससे पहले सितंबर 2018 में कश्मीर नैरेटर के पत्रकार आसिफ सुल्तान को कथित रूप से एक प्रतिबंधित आतंकवादी समूह की मदद करने के आरोप में यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अभी भी हिरासत में रखा गया है। आए दिन हमें देखने को मिलता रहता है कि सरकार अपने खिलाफ बोलने वाले एक्टिविस्टों एवं पत्रकारों की इस कानून के तहत केस दर्ज करवा देती है। असल में ये होता कैसे है? बात यह है कि इस कानून के प्रावधानों का दायरा इतना बड़ा है कि इसका इस्तेमाल अपराधियों के साथ साथ सरकार के खिलाफ बोलने वाले लेखक, पत्रकार, एक्टिविस्ट एवं आतंक संबंधी मामलों के वकील पर भी किया जा सकता है। अब हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर यह यूएपीए कानून है क्या और यह अस्तित्व में कब और कैसे आया। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 में भारत चीन युद्ध में जब भारत की पराजय हुई और तमिलनाडु में डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने तमिलनाडु राज्य के भारत से अलग होने के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा था, तब केंद्र सरकार ने 1967 में इस कानून का गठन किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी संगठन को सरकार गैर कानूनी करार दे सकती है जो भारत से अलग होने की बात करता हो और गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देता हो। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को ज़्यादा अधिकार देना था। हालांकि पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों से संबंधी टाडा और पोटा जैसे कानून खत्म कर दिए गए, लेकिन यूएपीए मौजूद रहा। साल 1995 में टाडा और 2004 में पोटा के खत्म होने के बाद उसी साल यूएपीए कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। टाडा के कुछ प्रावधान जैसे चार्जशीट दायर किए बिना 180 दिनों तक हिरासत में रखने का प्रावधान शब्दशः यूएपीए में जोड़ दिया गया। इसके बाद साल 2008 में यूएपीए में संशोधन किया गया जिसमें आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया। फिर 2012 में हुए संशोधन में भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने को भी इस कानून के दायरे में ला दिया गया। एक बार फिर से इसमें संशोधन करने के लिए 2019 में इसे संसद में लाया गया। अब तक इस कानून में 6 बार संशोधन हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 2019 के यूएपीए संशोधित कानून की। 24 जुलाई 2019 को इसमें संशोधन करने के लिए इसे लोकसभा में लाया गया। फिर राज्यसभा में इसे 2 अगस्त 2019 को इसे पास किया गया, जिसके बाद से ये एक्ट कानून बन गया। मूल रूप से आतंकवाद निरोध में यह कानून लाई थी। इस कानून में संशोधन के बाद व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। सरकार को यह ताकत मिल गई कि वह अब संस्थाओं ही नहीं
बल्कि किसी व्यक्ति को भी मात्र जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित कर सकती है। इतना ही नहीं, किसी पर शक होने से ही उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। फिलहाल सिर्फ संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था। खास बात यह है कि इसके लिए उस व्यक्ति का किसी आतंकी संगठन से जुड़े होना भी जरूरी नहीं है। यूएपीए के अनुसार पुलिस किसी संदिग्ध को बिना चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किए 180 दिन तक कैद में रख सकती है। इसके साथ साथ आतंकी का टैग हटवाने के लिए भी कोर्ट की बजाय सरकार की बनाई रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा। हालांकि बाद में कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब हम बात करेंगे इस कानून के कुछ दोषपूर्ण बिंदुओं की, जिस कारण इसे लोकतंत्र विरोधी बताया जाता है और यह हमेशा से ही विवादों में बना रहा। इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 के तहत दी गई बुनियादी आज़ादी पर तर्क संगत सीमाएं लगाने के लिए लाया गया था। इसके साथ ही शस्त्रों के बिना एकत्र होने के अधिकार और संघ बनाने के अधिकार पर भी प्रतिबंध यह कानून लगाता है। यह कानून संविधान के संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। यूएपीए में नए बदलाव के तहत एनआईए के पास असीमित अधिकार आ जाएंगे। एनआईए को किसी भी राज्य में जाकर अपनी मर्जी से काम करने की यह कानून छूट देता है, जिससे केंद्र और राज्य के पुलिस बलों के बीच टकराव होगा। अगर एनआईए का कोई अफसर आतंकवाद से जुड़े किसी मामले की जांच करता है तो उसके लिए सिर्फ एनआईए के महानिदेशक से अनुमति लेनी होगी, जिसमें काफ़ी चुनौती है, क्योंकि महानिदेशक जल्दबाजी में निर्णय या पक्षपातपूर्ण निर्णय ले सकता है, जिससे किसी बेगुनाह के भी आतंकवादी करार दिए जाने का जोखिम हो सकता है। इससे बचने के लिए एक्ट में कोई एहतियाती उपाय नहीं किए गए हैं। इस संशोधन में आतंकवाद की निश्चित परिभाषा नहीं है, जिसका सरकार फायदा उठाते हुए अपने राजनीतिक वैचारिक विरोधियों को निशाना बना सकती है, जिसका खामियाजा हम अक्सर पत्रकारों एक्टिविस्टों को भुगतते देख ही रहे हैं। जिसका एक उदाहरण अरुण फरेरा हैं, जिन्हें साल 2007 में इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और शहरी माओवादी बताया गया था। बाद में वे सभी मामलों में निर्दोष पाए गए, लेकिन इस कानून के कारण उन्हें 5 साल तक जेल में रहना पड़ा था। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत कोई अभियुक्त तब तक बेकसूर है जब तक कि उसके खिलाफ दोष साबित ना हो जाए, लेकिन इस एक्ट के मामले में सरकार किसी व्यक्ति की सुनवाई के नतीजे आने से पहले ही उसे आतंकवादी करार दे देती है। ये संविधान से मिले बुनियादी अधिकारों के भी खिलाफ है। यूएपीए की धारा 36 के खंड 4 में प्रक्रियात्मक गड़बड़ियां हैं, जैसे अभियुक्त को किसी भी तरह की सूचना देने का प्रावधान नहीं है। उसे किस आधार पर आतंकवादी घोषित किया गया है यह बताना भी जरूरी नहीं है। राज्य सरकारें और एनआईए दोनों ही इस कानून का इस्तेमाल करती है। एनआईए ने इस कानून के तहत 2078 मामले दर्ज किए हैं और इनमें 2004 मामलों में चार्जशीट दायर की है। अभी तक 54 मामलों में फैसला आया है, इनमें 48 मामलों में सजा सुनाई गई है। एनआईए के पास दर्ज मामलों में दोषी ठहराए जाने की दर 91% है। एनआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2016 में इस एक्ट के तहत दर्ज हुए 33 मामलों में से 22 मामलों में अभियुक्तों को बरी कर दिया गया, जबकि 2015 में दर्ज हुए 76 मामलों में से 65 मामलों में आरोप साबित नहीं किए जा सके। साल 2014 से 2016 तक के आंकड़े बताते हैं कि 75% मामलों में रिहाई या बरी किए जाने का फैसला आया। टेरर ग्लोबल इंडेक्स 2018 के अनुसार पश्चिमी देश आतंकवाद विरोधी कानूनों के जरिए अपने यहाँ आतंकवाद पर काफ़ी हद तक काबू पाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन भारत में नतीजे इसके उलट रहे हैं। तो यह यूएपीए से जुड़ी पूरी जानकारी थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।